नमस्कार। आवाज देश की में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। आवाज देश की में कश्मीर के पहलगांव में धर्म पूछकर आतंकियों द्वारा किए गए नरसंहार की घटना को केंद्र में रखकर बात करेंगे आतंक के विरुद्ध देशवासियों के एक होने की। लेकिन इस घटना के बाद क्या कुछ किया है सरकार ने, उस पर नजर डाल लेते हैं। पहलगांव आतंकी हमले के बाद केंद्र ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। सभी दलों का सरकार के हर कदम को समर्थन देने का वादा हुआ। भारत सरकार का आतंकवाद के विरुद्ध निर्णायक लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया गया। जम्मू कश्मीर विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र भी आयोजित किया गया और विशेष सत्र में पहलगांव आतंकी कृत्य की जमकर निंदा की गई। आतंक के विरुद्ध लड़ाई में भारत सरकार के हर फैसले का समर्थन भी किया गया। भारत ने सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया। एकीकृत चेक पोस्ट अटारी को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया। पाकिस्तानियों के वीजा तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए। पाकिस्तानियों को बड़े पैमाने पर डिपोर्ट करना शुरू भी कर दिया गया है। भारत के हवाई क्षेत्र को पाकिस्तानी उड़ानों के लिए बंद कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने सेना को पूरे तौर पर फ्री हैंड दे दिया है। पूरे विषय को जानने समझने की कोशिश करेंगे दो विशेषज्ञ मेहमानों से, और विशेषज्ञ मेहमानों के साथ साथ समाहित होगी कुछ युवाओं की आवाज देश की बनकर। शाहिद भाई, जब जब देश पर कोई विपदा आई है तो भारतवासी जो हैं एकता के सूत्र में बंधे हुए नजर आए हैं। लेकिन बड़ी बात इस बार पहलगांव की घटना के बाद यह हुई है कि एकता का सूत्रपात कश्मीर की धरती से हुआ है। वो कितना बड़ा बदलाव? देखिए, ये बहुत बड़ा बदलाव है। पाकिस्तान को बेसिकली गलतफहमी हो गई थी कि इंडिया जो है वो अलग अलग चीज़ों पर फंसा हुआ है। उन्हें ये गलतफहमी थी कि वक्फ बिल आया है और मुस्लिम इसका विरोध कर रहे हैं, तो एक ऐसा वक्त है जहाँ कुछ हिंदू मुस्लिम टाइप की चीज़ की जा सकती है। लेकिन वो ये भूल गए कि वक्फ पर चीज़ों को समझाया जा सकता है। वो अंदरूनी मामला है, उस पर अगर कोई बात होगी तो आपस में मिल करके बैठ करके समस्या सॉल्व हो जाएगी, और वो चल रहा है। उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। पाकिस्तान को ये लगा कि इसका फ़ायदा उठा करके कश्मीर पर हमला किया जाए, और कश्मीर के जो लोग हैं उनका साथ हमको मिलेगा, क्योंकि उनको लगा कि ये 370 और 35A के बाद सबसे बड़ी घटना है। लेकिन इसका उल्टा, सारे कश्मीरी जो हैं वो यूनाइट हैं। वो समझ रहे हैं कि उनके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है। इलाज होगा। धारा 370 हटने और उससे पहले भी आपके लगातार यात्राएं होती रहीं कश्मीर में, और कश्मीर के बदलाव को आपने बहुत ही करीब से, बहुत ही नज़दीक से महसूस भी किया है। उस बदलाव से जो सुकून मिल रहा था वहाँ के लोगों को, सीधा आघात इस आतंकवादी हमले ने उस पर किया है। इसलिए भी वहाँ से आवाज़ें उठ रही हैं। एकता की राष्ट्रीय भावना जो है वहाँ पर जागृत होती हुई नजर आ रही। देखिए प्रतिबिंब जी, हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि बहुत लोग कहते हैं ना 1986 से ये शुरू हुआ, 1990 से ये शुरू हुआ। पाकिस्तान के आतंकवादी विदेश नीति का, मैं जानबूझकर कह रहा हूँ, पाकिस्तान की विदेश नीति ही एक्सपोर्टिंग टेररिज्म है, और केवल भारत में नहीं है, पूरे विश्व भर में। उसका सबसे बड़ा विक्टिम यदि कोई है तो वो आम कश्मीरी है। वो चाहे वो पहले जो 1947 में आए जो कबालियों के भेष में पाकिस्तानी आर्मी के लोग हो, या फिर अल फतह हो, चाहे JKLF हो, चाहे वो हुर्रियत के नाम पर कोई खड़ा करना हो, हरकतुल अंसार के नाम पर हो, या फिर हिजबुल मुजाहिदीन के नाम पर हो, लश्कर तोयबा के नाम पर हो, रेजिस्टेंट फ्रंट के नाम पर हो। 47 से ये कभी भी रुका नहीं है। तो हमको ये गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि पाकिस्तान ने कभी भी ये रणनीति छोड़ी है। उसका उभार हुआ, कम हुआ, ये हुआ है, लेकिन हम ये निरंतर वॉर में रहे हैं, और उसका सबसे बड़ा विक्टिम ये कश्मीरी रहा है। कभी कभी ब्रेन वॉश होकर उनमें से कुछ लोग इस भ्रम में रहे कि हाँ कश्मीर अलग हो सकता है, हाँ इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए।
लेकिन दो कंपैरिजन करके आप देख लीजिए। एक तरफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर है, जहां भी सरकारें, इस्लामाबाद में सरकार बदलने के बाद तुरंत बदल जाती है, जहां के लोगों को आज भी बिजली पानी के लिए रोज आंदोलन खड़ा करना पड़ता है। वो गिलगिस्तान के लोगों को, बल्तिस्तान के लोगों को पूछ लीजिए कि उनकी भाषाओं का, उनकी संस्कृति का, उनकी बोलियों का, उनके बाल बच्चों का क्या हुआ है। वही अपनी तरफ भी जो कश्मीर के लोग हैं, उनकी कश्मीरी कहाँ है आज? उनके कश्मीर के त्योहार कहाँ हैं? किसने खत्म करवाए? तो 370 और 35 है निरस्त होने के बाद जो सबसे बड़ा बदलाव जो हुआ है कि 1980 के बाद कहीं भी थिएटर नहीं खुले थे, वहां पे कोई मॉल नहीं खुला था। ये इन युवाओं से पूछिए, आज इनके बराबरी का कोई लड़का लड़की अभी इस माहौल में जी सकता है क्या? तो आज जो लोकतांत्रिक माहौल में एक सुकून के साथ जीने का एक अवसर मिला था, और इस बार तो बड़ा अपेक्षा थी, 2.5 करोड़ की टूरिज्म की नंबर्स प्रोजेक्ट हुए थे। पिछले 2 साल में लगभग जम्मू कश्मीर के सारे गांव में बिजली पहुंच गई है, पानी का और जिस तरह के डैम्स की परियोजना का, कनेक्टिविटी जम्मू से लेकर कश्मीर जो हर साल 2-2, 3-3 महीने तक बाधित रहती थी सर्दी के मौसम में, वहाँ अभी 7 मिनट में आप टनल में पार करके जा सकते हो। तो ये सारा जो है, इसका बेनिफिशियरी अल्टीमेटली कौन है? तो वो तो आम कश्मीरी है। वो कोई ना वो दिल्ली में बैठा हुआ है, ना वो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बैठा हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये एक महत्वपूर्ण कारण है कि भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था और भारत का संविधान पूरी तरह से वहां लागू होना, मतलब बाबा साहब आम्बेडकर और संविधान की भाषा सब लोग करते हैं। 370 के कारण वहां पे कभी भी पंचायती चुनाव ठीक से नहीं हुए, इसकी बात कोई नहीं कर रहा था 70 साल से। 70 साल से वहां पे अनुसूचित जाति और जनजाति को कभी भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। गुज्जर को वो पहाड़ियों में रहते हुए भी कभी भी हिली रीजन का बेनिफिट नहीं मिला। आज संविधान लागू होने के कारण ये सारे बेनिफिट्स वहां तक पहुंचे हैं। इसका बेनिफिशियरी कौन है? तो जब लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हमको संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से हमारे अधिकारों का और हमारे सही अर्थ में नागरिक होने का एक महसूस होने लगता है कि ये हम इस देश के नागरिक हैं, हम भारतवासी हैं, यानी क्या है, तो वो कश्मीरियत या कश्मीरी सेपरेटिस्ट आइडेंटिटी के नाम पर एक हवा पाकिस्तान ने खड़ा किया था। वो 35 से 370 निरस्त होने के बाद उसको बहुत बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान वास्तव में उससे अभी भी निकल नहीं पाया। उसके लिए एक ही होप बची हुई है, एक ये आतंकवाद के नाम पर, ये एक्सपोर्ट, टेररिज्म की एक्सपोर्ट के नाम पर फिर से किस तरीके से अस्थिरता की जाए। दूसरी तरफ चीन के मदद से वो जो CPEC का, क्योंकि वो भी प्रोजेक्ट उनका फंसा हुआ है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो उसके आधार पर किस तरीके से भारत को एक तरीके से चाइना की मदद से रोका जाए कि कम से कम वो गिलगित बाल्टिस्तान और जो काराकोरम है उसको कम से कम टच ना करे। ये यहां तक अभी वो आ गई है, लेकिन दूसरी तरफ और एक ध्यान देना प्रतिबिंब जी आवश्यक है। वैसे तो आपने सीधा पूछा, उससे संबंध नहीं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर के हालात बहुत खराब है। बलूचिस्तान जल रहा है। पिछले 6-8 महीनों में कम से कम चीनी जितने भी प्रोजेक्ट्स वहाँ पे चल रहे हैं, चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है, और चीनी सारे, जब चाइना के प्रोजेक्ट होते हैं तो वो अपने सारे वर्कफोर्स को चाइना से लेकर जाते हैं। उन पर 66 हमले हुए अकेले बलूचिस्तान में। अफगानिस्तान बॉर्डर जल रही है, वहाँ पे तालिबानी हमले लगातार चल रहे हैं जब से तालिबान और तरीके तालिबान पाकिस्तान इनके बीच में अनबन बढ़ी है। POJ में आंदोलन बढ़े हुए हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी तहस नहस है। आज कोई भी उनको ना सऊदी अरेबिया देने को तैयार है, ना अमेरिका, ना वर्ल्ड बैंक, ना IMF। तो ऐसे में उनके लिए एक ही ऑप्शन बचता है किसी तरीके से, तो इसलिए
जनरल आसिफ मुनीर का जो स्टेटमेंट था, अचानक से उनको मीर कासिम भी याद आने लगा, उनको अचानक से अपना इतिहास भी फिर से युवाओं को पढ़ाना आवश्यक लगने लगा। पाकिस्तान की हिस्ट्री जो है वो मीर कासिम के आक्रमण से शुरू होती है, ये भी बताना पड़ा। ये दिखाता है कि पाकिस्तानी आर्मी इज नो लॉन्गर आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी इज अ बंच ऑफ फंडामेंटलिस्ट हु आर एक्सपोर्टिंग टेररिज्म। इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है हम सभी के बीच में कि वो किस प्रकार से किस चीज़ को कैसे नरेट करते हैं, आम जनता को किस तरह से दिखाते हैं। तो और अभी जैसे कि हमला हुआ तो जात नहीं धर्म पूछा गया, ये टैगलाइन बहुत ज़्यादा चली, उस पर ज़्यादा डिबेट हुई। तो जिसके कारण ये हुआ कि हम लोग देख रहे हैं कि हमारे आसपास जो कश्मीरी लोग रह रहे हैं उनको भी गलत तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट हर धर्म में होते हैं। तो उनको परेशान किया जाने लगा। हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं तो वहाँ से भी देखें। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं कि मीडिया का क्या रोल होना चाहिए? अच्छा है मीडिया का नैरेटिव जिसके आप भी विक्टिम हैं। ये उमर अब्दुल्ला ने एक बार मेंशन किया, उसके बाद अल जजीरा ने चलाया, उसके बाद वायर ने चलाया। आप मुझे एक कश्मीरी दिखा दीजिए पूरे भारत में जिस पर हमला हुआ हो। ये मैं कह रहा हूं ना, मीडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके आप विक्टिम हैं। सर मेरे साथ के लोग हैं। देखिए, आपके साथ के लोगों को किसी ने पूछा नहीं, ना जाति धर्म के आधार पर पूछा। वास्तविकता क्या थी? वास्तविकता ये थी कि जो आतंकवादी आए थे उन्होंने धर्म के आधार पर लोगों को सेग्रीगेट किया, महिलाओं को बच्चों को अलग किया, जो हिंदू थे उनको गोली मारी। ये सच्चाई है, इसको हमको स्वीकार करना चाहिए। उनकी मानसिकता क्या है? मैं भारत के मुसलमान की या भारत में पढ़ने वाले कश्मीरी की वो मानसिकता ये नहीं कह रहा हूं। उनकी मानसिकता क्या है, उनका ट्रेनिंग क्या है, उसको समझना, और वो भारत में रहने वाले हर जाति बिरादरी के धर्म के व्यक्ति को समझना। उन्होंने पाकिस्तान के पैदाइश से एक विचारधारा पाली है। पाकिस्तान की निर्मिति किस आधार पर हुई? बाबा साहब अंबेडकर ने जब पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया नाम की पुस्तक लिखी है ना, नहीं पढ़ी हो तो पढ़ लीजिए, तो सोशल मीडिया के विक्टिम नहीं होंगे फिर आप। तो उन्होंने ये कहा कि प्रॉब्लम ये है कि मीर कासिम से आने से लेकर अभी तक पॉलीथीइज्म और आइडोल्ट्री के नाम पर ये जो जहर बोया गया है, उसके कारण पाकिस्तान पैदा हो रहा है। क्या जहर बोया गया है? मैं जिसको नहीं मानता हूं, मेरे सिवा जो भी और कोई भी रास्ते को मानता है, उपासना पद्धति को मानता है, ईश्वर को मानता है, मूर्ति पूजा में विश्वास रखता है, अलग अलग धर्मों में पंथों में विश्वास करता है, तो उसको जीने का अधिकार नहीं है। माई वे और हाईवे, ये आइडियोलॉजी उनको ट्रेनिंग में पढ़ाई जाती है। हर कोई मूर्ति पूजा करने वाला काफिर है तो उसको जीने का अधिकार नहीं है। मतलब पाकिस्तान के संसद में चर्चा हो रही है कि आने वाले समय में नमाज जो है वो जनरल मुनीर जो है वो बाबरी मस्जिद में पढ़ेंगे अयोध्या में, उसकी चिंता नहीं आपको। आपको एक फेक नैरेटिव की चिंता है कि कश्मीरियों के साथ क्या हो रहा है भारत में। कश्मीर एक भी हमला नहीं हुआ, झूठ है। फंडामेंटलिज्म, रेडिकलिज्म, टेररिस्ट तो हर इसमें होते हैं। सॉरी, टॉप के 10 ऑर्गेनाइजेशंस है जो यूनाइटेड नेशंस ने डेजिग्नेट किए हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली वो सारे इस्लामिक रेडिकलिज्म के आइडियोलॉजी पर आधारित है और उसके तार कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर जाकर टिकते हैं। कि पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम करना चाहता है और उस नैरेटिव में, फेक नैरेटिव में आप भी फंस गए। उस अगर सीधे सीधे मारना होता तो सबको मार देते ना एक साथ। उन्होंने ये कोशिश की कि मुस्लिम ना मरे, है ना। अगर सब लोग मरेंगे तब तो फिर मामला ही अलग हो जाएगा। पाकिस्तान पर अभी 150 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा है। हर एक आदमी पर वहाँ 5 लाख से ऊपर, 5 से 6 लाख रुपया का कर्जा है। पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है, पाकिस्तान की जो ट्रेनिंग है, पाकिस्तान के जो आर्थिक स्थिति है, वो सारी चीज़ें जो है वो टेररिज्म पर ही डिपेंड करती है। अब उनके आका जो हैं वो उनको फिर फंड करें, वो कहे कि भाई पाकिस्तान और इंडिया के साथ जो है वो मामला हो रहा है, हमें कुछ और हथियार चाहिए। और उनके यहाँ क्या होता है, 3 लेयर उनके यहाँ नहीं है, उनके यहाँ 2 लेयर है। या तो बहुत अमीर है या बहुत गरीब है। क्योंकि जो बहुत अमीर हैं वो यही सैनिकों का पैसा खा करके, टेररिज्म का पैसा खा करके वहाँ बने हैं। एक वक्त था जब
वहाँ जो मदरसे हैं, 1,00,000 करोड़, अब रुपए में गिनना पड़ेगा कितना होगा, उतना वो मदरसों को दिया गया था, बजट दिया गया था, और ये गल्फ कंट्री से दिया गया था, उसमें सऊदी अरब भी इन्वॉल्व था। अब उसको उस वक्त पाकिस्तान ने कैसे इनिशिएट किया, क्या किया, नहीं किया, लेकिन आप सोचिए कि जब इतना बड़ा पैसा अगर किसी के लिए जा रहा है, वो पैसा उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नहीं दिया था, वो पैसा उन्होंने एजुकेशन के लिए नहीं दिया था, वो पैसा उन्होंने वहाँ के सर्वाइवल के लिए नहीं दिया था, वो इंडस्ट्री खड़ी करने के लिए नहीं दिया था, वो उनके एग्रीकल्चर को बेनिफिट करने के लिए नहीं दिया था, वो पैसा उनके मदरसों को दिया था, है, और वो जाता है पाकिस्तानी आर्मी के माध्यम से। सारे आर्मी वाले जो हैं वो अपने आप में एक बड़े उद्योगपति होते हैं, एक एक आर्मी वाला वहाँ 100 उद्योग धंधे चला रहा होता है। हमारे यहाँ कोई सरकारी नौकरी में होगा तो एक पान की दुकान भी नहीं खोलेगा। ये सर, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो माई डीपेस्ट कॉन्डोलेंसेज टू द डिसीज्ड एंड देयर फैमिलीज एंड टू द एंटायर नेशन। एंड सर मेरा जो पहले तो सर आई अग्री विद यू कि ये जो अटैक हुआ है पहलगाम में, ये हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी पे अटैक है। उनका मेन मोटिव यही है कि हम आपस में बढ़ जाएं, एक डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यहाँ पे वो चाहते हैं अप्लाई हो, और हम आपस में झगड़ें और टूट जाएं ताकि हम टेररिज्म से लड़ ही ना पाएँ। और सर एक प्रॉब्लम मैं यहाँ पे रेज़ करना चाहूँगी, मैं भी एनसीसी कैडेट रही हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि 3 साल जब कोरोना रहा तो कोई रिक्रूटमेंट ही नहीं हुई आर्मी में। ये सर जीडी बख्शी साहब ने भी अभी बोला था ये इशू, और 60,000 ऑफिसर्स हर साल रिटायर हुए। सो एक तरह से हमारी जो आर्मी की फोर्सेस हैं वो 1,80,000 से कट डाउन हो गई है। सर हमें मैन पावर की ज़रूरत है, अभी हमें सुरक्षा, वहाँ पे हमने देखा रेड एरिया है कश्मीर, पर वहाँ पे आर्मी को और पुलिस को आने में आधा घंटे से भी ज़्यादा लग गया। तो मुझे एक तरह से लग रहा है कि सुरक्षा जांच में भी कहीं ना कहीं कमी ऐसा है। मैं इस पर पहले बोलूं, फिर सर बोलेंगे, सरजादे बेहतर बोलेंगे। सुरक्षा व्यवस्था फुल प्रूफ कहाँ होती है? अगर फुल प्रूफ होती है तो 9/11 होता, फुल प्रूफ होती है तो हमास का अटैक होता, फुल प्रूफ होती तो जापान के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे मारे गए जाते सिर्फ एक गोली में, और अगर फुल प्रूफ होती तो यूके में बम ब्लास्ट होता और 52 लोग मारे जाते। फुल प्रूफ नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। जब से रिक्रूटमेंट की ज़रूरत होगी वो सरकार करेगी, और सरकार करती है, ठीक है ना। आम लोगों की भी ये एक जिम्मेदारी है कि वो अगर कोई शक का आधार बनता है तो उस पर देखें। अंदर अगर ब्लैक शिप है, आप देखिए आर्मी वाले क्या होता है, आर्मी वाले वो तो दूसरे देश से लड़ रहे होते हैं, लेकिन एक लड़ाई हमें भी लड़नी होती है। क्योंकि कैसे लड़नी होती है? क्योंकि अंदर आर्मी का रास्ता जहाँ जाने का है, वो रास्ता कोई जो लाखों किलोमीटर की सड़क है उसको कोई ना खोद दे। हमारे यहाँ के तेल के टैंकर्स का जो पाइपलाइन है उसको कोई ना तोड़ दे। हमारे बहुत सारे एटॉमिक रिसर्च सेंटर या जो कुछ भी है वहाँ कोई अटैक न करे। तो हमको अंदरूनी तौर पर भी लड़ाई लड़नी है, बाहरी तौर पर भी लड़नी है। बाहरी तौर पर जो लड़ता है वो सरकार लड़ती है और सैनिक लड़ते हैं, लेकिन अंदरूनी लड़ाई जो है वो हम सबको आपस में मिलकर लड़नी होती है। और ये अच्छी बात है कि अभी सब लोग यूनाइट हैं और ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के, देखिए जो चीज़ भारत कब से है, जब से पृथ्वी है तब से भारत है, ठीक है। पाकिस्तान को बने हुए 77 साल हुए हैं। जो चीज़ पैदा होती है उसकी मौत भी तय होती है। आप भी कुछ पूछ रहे थे, जल्दी देखिए, जल्दी। और पहली बात तो मैं कहूँगा कि आप भी मिस इन्फॉर्मेशन की शिकार है। एक साल में किसी भी देश में इम्पॉसिबल है 60,000 को रिक्रूट करना। सर मैंने रिक्रूटमेंट नहीं बोला, मैंने बोला रिटायर। नहीं, आप कह रही हो 60,000 कैसे रिटायर होंगे, और 60,000 रिटायर होंगे तो क्या हमारे आप एनडीए, नेवल एकेडमी और अब अग्निवीर तीनों की मिलकर हर साल की रिक्रूटमेंट कितनी होती है, और पिछले 3 साल में उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है? तो हमको ये भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन है। लद्दाख में जब उसी कोरोना पीरियड का हमने लद्दाख में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए उपयोग किया, कौन उसका विरोध कर रहा था? किसने आंदोलन चलाया? किसके फंडिंग से चलाया? अग्निवीर के विरोध में किसने चलाया? समाज की इसमें भूमिका होती है, मीडिया की भूमिका होती है, एकेडमिक की भूमिका होती है। जब युद्ध की स्थिति होती है तो हर कोई स्टेक होल्डर होता है।
हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि भारत के सेना की स्थिति ये हुई है, 3 साल में इतना मैन पावर कम हो गया, ये भी एक नैरेटिव बनाने का प्रयास है, उसमें फंसना नहीं है। उसके अगेंस्ट में पिछले 3 साल में दुगनी संख्या में अग्निवीर रिक्रूट हुए, ये भी ध्यान में रखना है। एक बहुत ज़रूरी चीज़ और अहम मुद्दा है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हमें उसे समझना और एक्सेप्ट करना होता है। मुझे लगता है सरकार ने ये काम किया है हाल के वर्षों में, नोटबंदी की, आतंक पर एक प्रहार था, लेकिन मुझे लगता है कि आतंक हम कहते हैं ना कि हम डाल तो वो पात और चोर रास्ता निकाल ही लेता है। तो अब क्रिप्टो करेंसी, एक डिजिटल करेंसी आई है, वो एक नया जरिया बन चुका है टेरर फंडिंग के लिए। और जब तक हम उस मूल जो टेरर फंडिंग का मूल है, वो जड़ है, उस पर प्रहार नहीं कर पाएंगे, तब तक मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके की घटनाएं रुक पाएंगी। तो इस तरीके की टेरर फंडिंग्स को रोकने के लिए मुझे लगता है कि केंद्रीय एजेंसियों को और केंद्रीय बैंक को और ठोस नियम बनाने चाहिए और महत्वपूर्ण कदम उठाने पड़ेंगे। दूसरा मेरा सुझाव यह भी है कि पाकिस्तान के अभी विदेश मंत्री का BBC में लंदन ने इंटरव्यू लिया है, उन्होंने एक्सेप्ट किया, उन्होंने ऑन TV एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने टेररिज्म किया है, दे हैव सोड द सीड्स ऑफ टेररिज्म, और उन्होंने नाम भी लिया 2 देशों का, मैं यहाँ नहीं लेना चाहूँगा। तो हमें उसको काफ़ी कह सकते हैं राजनयिक इस्तेमाल उसका करना चाहिए। पाकिस्तान को अलग थलग करने की कोशिश सरकार ने काफ़ी समय से की है और उसको बिल्कुल अलग थलग करना चाहिए हमें। उससे हमें रिश्ते रखने की आवश्यकता नहीं है ऐसे देशों के साथ, और जीरो टॉलरेंस। बहुत बढ़िया है इस बच्चे ने। कोई और कुछ पूछना चाह रहे थे? जल्दी पूछो भैया। मेरा क्वेश्चन था कि जैसे कि हमारे देश में जात के नाम पे जो कत्लेआम हुआ है, आतंकी हमला, जो आतंकी हमला हुआ है पहलगाम में, उसमें जात के नाम पर हुआ है, धर्म के नाम पे हुआ है। तो हमारे देश में रहने वाले जो पॉलिटिशियन है, उनका है कि भारत में जातीय सेंसस करा लो। इससे क्या हमारे देश में एकता होगी या थ्रेट होगा हमारे लिए? नहीं, ऐसा है, दो भिन्न मुद्दे हैं। ऐसा होता है कि सरकार की पॉलिसी बनाने के लिए आपको किसका क्या स्टेटस है, सेंसस का पर्पस क्या होता है, ये किसको आज समाज के कौन से पायदान पर है, नीति बनाते वक्त सरकार के पास कुछ डेटा रहे, पॉलिसीज बनाने का। तो मुझे लगता है कि इसका सीधा आतंकवादी हमले से कोई संबंध नहीं है। आतंकवाद, आप पहले तो ये समझ लो कि आतंकवादी हमला धर्म के नाम पर हुआ है और वो एक रेडिकलिज्म की आइडियोलॉजी है, वो आतंकवादियों ने उसके आधार पर लोगों को अलग करके मारा है। जहां तक जातियों की बात है, तो जातियां तो मुस्लिम समाज में भी है, क्रिश्चियन समाज में भी है, और उसके आधार पर भेद दुर्भाग्य से वहां पे भी होते आ रहे हैं। इसको ठीक करने के लिए एक हमारा इंटरनल रिफॉर्म प्रोसेस चल रहा है, उसका वो हिस्सा है। तो मुझे लगता है दोनों में हमको गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। जो पाकिस्तान और रेडिकलिज्म की आइडियोलॉजी के विरोध में लड़ना है वो लड़ना है, हमारे अंदर की चीजें ठीक करने के लिए जो करना है वो करना है। हम दोनों में कंफ्यूजन क्यों कर रहे हैं? कुछ और सवाल, एक दो सवाल, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है कि दो सवाल और ऐड ऑन करना चाहता हूँ। मेरे पिता की मौत हो जाती है, आज 33 साल पहले हुई थी, तो मैं खाना पीना छोड़ देता हूँ क्या? अपने सारे काम करता हूँ ना। जो अटैक हुआ है उसका जवाब अपनी जगह पर होगा, लेकिन क्या देश सारा काम धाम छोड़ के पाकिस्तान के पीछे लग जाएगा, या बाकी 99% और भी काम होगा? जातीय सेंसस का फायदा पॉलिटिकल पार्टी को होती है। हाँ, जल्दी सर, जैसे कि सर ने बोला कि आर्टिकल 370 और 35A के एबोलिशन के बाद पहलगाम में जो हमला हुआ वो सबसे विशियस हमला था। तो इस समय पे जो गवर्नमेंट सब्सटेंटिव एक्शन ले रही है कास्ट सेंसस के बेसिस पे, कास्ट अलग चीज़ है, कास्ट सेंसस की बात कर रही है अभी, तो कास्ट सेंसस की बात कर रही है, तो क्या अभी वो सही है कास्ट सेंसस की बात करना? आप सो रहे थे जब उन्होंने सवाल पूछा, उसका जवाब मिल चुका है। वो मिल चुका है, और इससे विषयांतर मत करो, आज इसका विषय नहीं है ना, हम कास्ट वाले अलग प्रोग्राम करेंगे अलग से बात है कि पॉइंट ये है, जब पाकिस्तान के विरोध में कुछ नीति चल रही हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारा इलेक्शन रुक जाएंगे, हमारी डेमोक्रेसी रुक जाएगी। हमको सबको हमारी भूमिका ठीक से निभानी है, हर स्टेक होल्डर को अपना रोल निभाना है, हर किसी को, मतलब मीडिया वाले को मीडिया का रोल निभाना है, स्टूडेंट को स्टूडेंट का रोल निभाना है, हर को देशभक्ति के नाते रोल निभाना है। लेकिन
इसका मतलब हमारा सेंसस नहीं होगा, इसका मतलब डिलिमिटेशन नहीं होगा, अगले चुनाव की तैयारी नहीं होगी, ऐसे थोड़ी होगा। हो गई, बिहार का चुनाव समय पर होना है, वो हो गई। तो ऐसा है कि वो चलता रहेगा, लेकिन उसके कारण इसको डाइल्यूट नहीं होने देना है। जल्दी दो सवाल जल्दी से सर पूछ लो। मेरा बस एक क्वेश्चन माइक है नहीं आपके कि पास। आतंकी हमला होता है तो हम अपने देश के मुसलमानों पर सवाल उठाते हैं, अगर कुछ भी होता है तो अपने देश के मुसलमानों पे करते हैं। कश्मीरीज को हम लोग एक अलग नज़रिया से देखते हैं कि हो सकता है उन लोग में भी आतंकवादी हो। हमने और एक तो क्वेश्चन ये भी है सर मेरा आप लोग दोनों बुद्धिजीवों से कि हम अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को क्यों नहीं मजबूत करते हैं। हमने देखा वो टूरिस्ट प्लेस था पहलगाम, और मेरा उनके प्रति काफ़ी संवेदना है। वो जो बहन मेरी रो रही थी वहाँ पे, वो उन्होंने चिल्ला चिल्ला करके कहा कि कोई आर्मी का मौजूद नहीं था वहाँ पर, सिक्योरिटी आने में 20 मिनट लग गए। तो मेरा ये कहना है कि सर आखिर, और उसके बाद भी इंडिया ने अभी तक कुछ भी स्टेप नहीं उठाया। वो हालांकि हो सकता है वो सरकार का कुछ अंदरूनी मामला, वो क्यों नहीं स्टेप उठा रहे हैं। लेकिन मेरा ये सिर्फ एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि आज़ादी के 70 साल के बाद भी क्या हम एक्सक्लूसिव ऑफ कांग्रेस और बीजेपी और एनडीए और यूएपी, चलिए बहुत सारी बातें कह दी आपने, और शायद इन्होंने मेरी बात शुरुआत में आपने सुनी नहीं। जो पॉइंटर्स मैंने सबसे पहले बोले थे शुरुआत में प्रोग्राम में, उसमें क्या कुछ सरकार ने किया है इस आतंकवादी घटना के बाद, क्या क्या कदम उठाए गए हैं, उसका जिक्र मैंने किया था। समय समाप्त हो रहा है, चलते चलते एक टिप्पणी, किस तरीके का जवाब अब भारत को देना चाहिए, ये युवा चाहता है। शाहिद भाई मेरे साथ बैठे हुए हैं, उदाहरण है, भारत के मुसलमान पर कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है, बहुत राष्ट्रीय विचारों के है। तो सबसे बड़ी तो आज के चर्चा में से सीख यही है कि देश में देश के युवाओं को मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन से बचना चाहिए। क्योंकि जब युद्ध चलता है तो युद्ध 3 अलग अलग फ्रंट्स पर चलता है। एक चलता है जिसको हम कहते हैं कि इंटेलिजेंस में माना जाता है कि 999 हमले जब भारत रोक लेता है तो एक आध हमला पाकिस्तान कर लेता है। 999 बच गए ये इनको नहीं पता है, नहीं पता है। एक हो गया है तो उसको पकड़ के बैठ जाते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं थी। एक दूसरी बात, दूसरा लड़ता है सीमा पर, उसके विरोध में वातावरण बनाने का प्रयास फंडिंग करके भी यहां पे बहुत हो रहा है, मीडिया के थ्रू भी हो रहा है, अन्य एकेडमिया के थ्रू भी हो रहा है, उससे भी हमको बचना है। और तीसरा जो होता है, जो डायरेक्ट मीडिया के थ्रू, जिसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन वॉरफेयर, वो आज एक का बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है। उस इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन वॉरफेयर में हर जानकारी को डबल क्रॉस चेक करना, बिना जानकारी किए व्हाट्सएप का मैसेज फॉरवर्ड ना करना, उस जानकारी को तथ्यों के साथ मिलकर क्या मेरे देश के समाज के हित में ये है क्या, ये सोचकर ही आगे बढ़ाना, ये सारा हमको सीखना एज अ ट्रेनिंग। इजराइल ने जैसे अपने हर 3 सेकंड में बंकर में अपने फैमिली को लेकर जाना है वार्निंग आने के बाद, तो कैसे करना, इसका हर नागरिक को ट्रेनिंग होता है वहां पे। तो इस तरीके से अपने माइंड को, अपने आप को ट्रेनिंग करना होगा। वो भी 75-78 साल से लड़ रहे हैं, हम भी 78 साल से लड़ रहे हैं, लेकिन हर थोड़े दिन बाद हमको लगता है कि क्या हुआ है, कुछ तो नहीं हुआ है। 86 में हुआ था, पहलगाम में हो गया। हम इस गलत फहमी में है कि बीच में कुछ नहीं होता है। इस गलत फहमी से निकलना होगा तो हम ठीक से लड़ पाएंगे। इस गलतफहमी से आप निकल जाइए, इसलिए निकल जाइए कि ये वही पाकिस्तान है जिसके 2 टुकड़े भारत ने कर दिए थे 1971 में, और 3 टुकड़े और होने वाले हैं। आप बस समय का इंतजार कीजिए। अभी जो मैं सवाल पूछना चाहता था, आपने कम शब्दों में बोल दिया कि 3 टुकड़े पाकिस्तान के होने वाले हैं। और हम चूंकि बड़े देश हैं, हमने एक टारगेट सेट किया हुआ है, एक संकल्प लिया हुआ है विकसित राष्ट्र बनने का, तो हमारे बहुत सारे और भी काम हैं, वो काम हम करते रहेंगे। और किस तरीके से निपटना है पाकिस्तान से, वो हमारी सरकार और सेना मिलकर उस काम पर भी लगातार काम कर रही है। आप दोनों आए विशेषज्ञ मेहमान के तौर पर, बहुत सारे बिंदुओं पर यहाँ पर प्रकाश डाला। थोड़ा आप में बीच में आक्रोश भी आ रहा था जिस तरीके से नैरेटिव जो है सेट करने का प्रयास मीडिया के माध्यम से या यूट्यूबर्स के माध्यम से किया जा रहा है, और उसमें बह रहे हैं युवा, उससे युवाओं को बचने की बेहद आवश्यकता है। युवा भी भारत की आवाज बनकर यहां पर शामिल हुए कार्यक्रम में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज देश की में आज के लिए इतना ही। आवाज देश की में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए सनसद टीवी। नमस्कार।
टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।